तो स्टूडेंट, यूआईडीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न 2012-2016 को जैक बोर्ड में आ चुका है और इसका उत्तर है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैनिक बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। निरंकुशवाद का अर्थ हुआ कि ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पर कोई अंकुश ना हो किसी का भी, जैसे राजा का शासन, राजा जो भी कह दे वही कानून बन जाए और जनता उसका विरोध भी नहीं कर सकती। अगर उसका विरोध करती है तो सैनिक उन्हें जेल में डाल देते हैं। इसे ही हम लोग निरंकुशवाद कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है, राष्ट्रवाद किसी भी राष्ट्र की सामूहिक पहचान है, जब निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता स्वयं को एक समान संस्कृति, भाषा, इतिहास, धार्मिक मान्यताओं आदि से जुड़ी हुई महसूस करती है, तो उनकी इन भावनाओं को राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रवाद का अर्थ हुआ जैसे बहुत बड़े क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिनकी भाषा, खान पान, रहन सहन, धार्मिक रीति रिवाज एक जैसी हो, तो वे सभी अपने आप को एक ही महसूस करते हैं और उनकी इन भावनाओं को ही राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, उदारवाद से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है, उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के से लिए लिबर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है आज़ाद। इस प्रकार उदारवाद का अर्थ हुआ व्यक्ति के लिए आज़ादी, कानून के समक्ष सबकी बराबरी, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति तथा संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। तो उदारवाद का शाब्दिक अर्थ होता है आज़ाद। इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति को आज़ादी होनी चाहिए, वो जो भी पहनना चाहे, खाना चाहे, वो मैंने सब कुछ जो कर सके उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, तथा कानून के समझ सबकी बराबरी, मैंने सभी जनता को कानून के समझ समान अधिकार मिलना चाहिए। और जो शासक निरंकुश है, जिस पर कोई अंकुश नहीं है, जो चाहे अपनी मर्जी से करता है, वैसे निरंकुश शासक को हटा देना। और जो पादरी वर्ग के विशेषाधिकार मिले हुए थे उन्हें, उनको समाप्त कर देना, तथा संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। इसका अर्थ हुआ कि संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का अर्थ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सरकार चलाएं। इसे ही हम लोग उदारवाद से जानते हैं। अगला प्रश्न है, रूढ़िवादी कौन थे। इसका उत्तर है, उदारवादियों के विपरीत रूढ़िवादी लोग थे, जो यह मानते थे कि राज और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवारवाद को बनाए रखना चाहिए। तो रूढ़िवादियों का सोच था कि जो पहले से पारंपरिक परंपराएं हैं तथा संस्थाएं हैं, जैसे राजतंत्र मतलब राजा का ही राज होना चाहिए, समाज में ऊंच नीच होना चाहिए, संपत्ति और परिवारवाद का अर्थ हुआ कि राजा का बेटा ही हमेशा राजा बनते रहे। तो इस तरह का सोच रूढ़िवादियों का था, इसे हम लोग रूढ़िवादी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पनादर्श क्या है। यह प्रश्न 2011 को जैक बोर्ड में आ चुका है। इसका उत्तर है, कल्पनादर्श या यूटोपिया सभी प्रकार के भेदभाव से अलग एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। कल्पनादर्श या यूटोपिया का अर्थ हुआ ऐसे समाज के बारे में सोचना जहाँ ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, अमीरी गरीबी का भेदभाव ना हो, सभी सुख शांति से रहें, और ऐसे समाज की कल्पना करना लगभग असंभव जैसा लगता है। इसे ही हम लोग कल्पनादर्श या यूटोपिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, रूपक से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है, जब स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि के विचारों को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे रूपक कहा जाता है, जैसे जर्मेनिया और मारियान। रूपक का अर्थ हुआ जैसे हम लोग का भारत माता को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, एक नारी के रूप में जो साड़ी पहनी हुई है, हाथ में भारत का झंडा है और उसके सामने एक सिंह बैठा हुआ है, तो इसे ही हम लोग रूपक कहते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मेनिया से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है, जर्मेनिया एक नारी रूपक था, जिसे जर्मनी में राष्ट्र का प्रतीक माना जाता था। जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन में बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। जर्मेनिया एक नारी रूपक है और इसे जर्मनी का राष्ट्र प्रतीक माना जाता है। और जर्मेनिया जो थी वो बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, और जर्मन के लोग बलूत वृक्ष को वीरता का प्रतीक मानते हैं।
अगला प्रश्न है 8, मारियान से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है मारियान एक नारी रूपक है जिसे फ्रांस में स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतीक माना गया है। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों पर लगाए गए ताकि जनता को राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। तो मारियान भी जर्मनी की तरह ही एक नारी रूपक है फ्रांस का, और फ्रांस में इसे स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतीक माना गया है। और मारियान की जो प्रतिमाएं हैं वो चौराहों पर लगा दिए गए हैं ताकि आती जाती जनता उन्हें देखती रहे और राष्ट्रीय प्रतीक को याद करती रहे। प्रश्न संख्या 9, साम्राज्यवाद क्या है? जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेता है तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ शोषण करना होता है। साम्राज्यवाद का अर्थ हुआ जैसे कि कोई बड़ा देश छोटे देश पर आक्रमण करता है और उस पर अधिकार जमा लेता है और वहाँ की धन संपदा लूट लेता है और वहाँ की जनता का शोषण करती है। इसे ही हम लोग साम्राज्यवाद कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 10, सामंतवाद क्या है? इसका उत्तर है ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसानों से ज़्यादा अधिकार दिया जाता है उसे सामंतवाद कहते हैं। सामंतवाद और जमींदार वे थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें और खेत थे, और किसान वे लोग जो उनके खेतों पर काम किया करते थे। इसमें क्या होता था कि इसमें सामंतों और जमींदारों को अधिक फायदा होता था और किसानों को कम, और इसे ही हम लोग सामंतवाद कहते हैं। प्रश्न संख्या 11, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यह प्रश्न जेक बोर्ड में 2009 को आ चुका है। इसका उत्तर है यंग इटली की स्थापना जियोसेपी मैत्सिनी ने की थी। प्रश्न संख्या 12 है, यह कथन किसकी है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह प्रश्न जेक बोर्ड में 2010 को आ चुका है और इसका सही उत्तर है मेटरनिक। प्रश्न संख्या 13 है, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका उत्तर है मॉन्टेस्क्यू। प्रश्न संख्या 14 है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है नेपोलियन बोनापार्ट। तो आज हमने कुछ प्रश्नों को हल किए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए तथा इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। धन्यवाद।